दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जनजातीय विकास हेतु किए गए प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। पॉलिटिकल साइंस का ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से सेम ना दे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग वी मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है 15 नंबर के लिए। क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जनजातियों के विकास के लिए क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए उसके बारे में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं, तैयारी करके जा सकते हैं। छोटी सी भूमिका लिखा पहले उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इस चीज़ को समझें कि भारतीय संविधान में जनजातियों के विकास के लिए कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। कहा जा रहा है कि भारत की जनजातीय आबादी का अपना विशिष्ट सामाजिक जीवन, संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक संसाधनों से गहरा संबंध रहा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जनजातीय समुदायों को गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक शोषण, भूमि से बेदखली, आर्थिक पिछड़ेपन और राजनीतिक उपेक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा है कि इनका जो जनजातीय आबादी है उसका अपना विशिष्ट सामाजिक जीवन, संस्कृति, परंपरा, प्राकृतिक संसाधनों से गहरा संबंध तो रहा ही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक रूप से जनजातीय समुदायों में क्या है, तो वहाँ पर गरीबी देखा जाता है, अशिक्षा देखा जाता है, सामाजिक शोषण देखा जाता है, भूमि से बेदखली या फिर आर्थिक पिछड़ेपन और राजनीतिक उपेक्षा जैसी समस्याओं का सामना ये लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से ही। संविधान निर्माताओं ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनजातियों के लिए सामान्य समानता के साथ साथ विशेष संरक्षण और विकास के प्रावधान किए हैं। कहा जा रहा है कि इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो हमारे संविधान निर्माता हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनजातियों के लिए सामान्य समानता तो लाया ही, इसके साथ साथ विशेष संरक्षण और विकास के प्रावधान भी किए हैं ताकि उनका विकास और वो मुख्य धारा से मिल सके। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान भी किए हैं। इनका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर देना तथा उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है। और ये सब जो प्रावधान इनके लिए किए गए, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अवसर देना और उनके जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हित हैं उनकी रक्षा करना है। इसलिए इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। वो कौन कौन से प्रावधान हैं, ठीक है, जनजातियों के विकास के लिए, उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। मेन जो पॉइंट है आपको यही सब आपको याद रख लेना है, और जो भी हम आपको समझा दे रहे हैं बस उसी को आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। आपको सेम यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं, जो हम यहाँ पर लिख कर लाए सेम लिखने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये मेन पॉइंट लिखना है, बाकी जो भी आपको समझ आए उसको लिख दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में जनजातीय विकास हेतु किए गए प्रमुख प्रावधान, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए जनजातियों के विकास के लिए हमारे भारतीय संविधान में, उसको समझते हैं। पहला जो यहाँ पर प्रावधान किया गया वो है समानता और विशेष संरक्षण। मतलब समानता का अधिकार, जनजातियों को समान अधिकार दिया है कि जो भी भारत के नागरिक सभी को बराबर माना जाए। और इसके साथ साथ जो अनुच्छेद 15 भाग 4 उसमें कहा गया कि इनको विशेष संरक्षण भी दिया जाएगा, सिर्फ समानता नहीं बल्कि इसे विशेष संरक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 और 15 के भाग 4 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें समानता और विशेष संरक्षण दिया गया है जनजातियों को। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है। मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, समानता का अधिकार ये देता है जो हमारा अनुच्छेद 14, ये आपको पता होगा। इसका अर्थ है कि जनजातीय समुदायों को भी अन्य नागरिकों के समान मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष सभी क्या है तो बराबर हैं। लेकिन केवल समान अधिकार देना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि जनजातीय समुदाय ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। इसीलिए अनुच्छेद 15(4) राज्य को अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है, वो अनुच्छेद 15 भाग 4 राज्य को अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की वो अनुमति देता है। इसी आधार पर जनजातीय विद्यार्थियों के लिए क्या है, तो आप देखते हैं कि छात्रावास मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, इस तरह से, ठीक है। इसलिए छात्रवृत्ति, छात्रावास और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि उनको क्या है तो मुख्य धारा के साथ मिलाया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग प्रावधान देखते हुए सरकारी सेवाओं में विशेष अवसर। जो सरकारी सेवा मतलब जो सरकारी नौकरी, उनमें इनको विशेष अवसर देने का क्या तो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 16 भाग 4 एवं 335 के अनुसार। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जनजातीय समुदायों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व लंबे समय तक बहुत कम रहा है, इसलिए अनुच्छेद 16 भाग 4 राज्य को ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करने की अनुमति देता है। मतलब जो जनजातीय लोग हैं उनको क्या है तो आरक्षण देने का ये काम करता है जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
अनुसूचित जनजातियों को इसी व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्राप्त है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत क्या है, तो जो जनजातीय लोग हैं उनको आरक्षण व्यवस्था प्राप्त है इसी व्यवस्था के अंतर्गत। इसके साथ 335 आप अनुच्छेद देख रहे हैं, इसके साथ अनुच्छेद 335 में संघ और राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करने की बात कही गई है। पहले तो आपने देखा जो 16 अनुच्छेद भाग 4 है उसमें कहा गया कि इनको आरक्षण मिलेगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी होता है या फिर ये लोग केस करते हैं या फिर ये लोग क्या करते हैं कि कह सकते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो हम सही लगाए थे लेकिन मेरा गलत हो गया, तो इसके लिए पुनर्विचार भी किया जा सकता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 335 के अनुसार संघ और राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा दावों पर विचार करने की बात कही गई कि अगर ये लोग कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है फिर भी हमें भर्ती नहीं लिया गया, तो इसके लिए फिर से विचार किया जा सकता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को प्रशासनिक व्यवस्था में उचित भागीदारी देना है ताकि उनका बातों को रखा जा सके और उनको प्रशासनिक भागीदारी मिल सके, तो ये प्रावधान किया गया है। तीसरा जो प्रावधान हम लोग देखते हुए शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा। शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा अनुच्छेद 46 में किया गया है। अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाए। यह प्रावधान जनजातीय विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर सरकार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति और रोजगार से जुड़ी अनेक योजनाएं संचालित करती हैं। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने का काम करता है, जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा जनजातियों के विकास के लिए क्या है तो प्रावधान किया गया है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, वो है संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व। संसद में क्या है तो इनके लिए सीटें आरक्षित है ताकि जो भी इनकी बातें हैं या फिर जो भी इनकी समस्या है वो डायरेक्ट दिल्ली पहुंच सके, डायरेक्ट क्या है तो केंद्र में पहुंच सके, अनुच्छेद 330 के आधार पर। ठीक है, तो संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनको प्राप्त है, आरक्षण इनको प्राप्त है। चलिए समझते हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया है ताकि इनके सीटों का आरक्षण किया जा सके और वो अपने बातों को वहां पर डायरेक्ट रख सकें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय समुदायों को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले और उनकी समस्याएं संसद में प्रभावी रूप से उठाई जा सके। वो खुद क्या करे तो अपने समस्याओं को, अपने लोगों की समस्याओं को डायरेक्ट संसद में प्रभावी तरीके से उठा सके। इस व्यवस्था से जनजातीय लोगों को कानून निर्माण और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने का अवसर मिलता है। तो 330 में क्या है तो लोकसभा में इनको आरक्षित सीट मिलते हैं। पांचों यहाँ पर हम देखते हैं राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व। जो राज्य की विधानसभा सीट है वहां पर भी इनको क्या है तो आरक्षण मिलता है अनुच्छेद 332 के अनुसार। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। इसका महत्व इसलिए है कि राज्य स्तर पर भूमि, जंगल विस्थापन, शिक्षा, रोजगार और जनजातीय कल्याण जैसे विषयों पर निर्णय लिए जाएं। ठीक है, विधानसभा में जनजातीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति इन विषयों को राजनीतिक महत्व देती है। जो 332 है वो क्या कहता है कि राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में क्या है तो वो भाग ले सकते हैं। जो विधानसभा सीट है उसमें उनको आरक्षण प्राप्त है जो जनजातीय लोग हैं। छठा जो प्रावधान किया गया वो है अनुसूचित क्षेत्रों की विशेष व्यवस्था। अनुसूचित क्षेत्रों की विशेष व्यवस्था की गई अनुच्छेद 244 एवं 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची को पढ़ना जरूरी है। कहा जा रहा है कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां सामान्य क्षेत्रों से अलग होती हैं। जहाँ पर जनजातीय बहुल क्षेत्र मतलब जहाँ पर जनजातीय लोगों का संख्या ज़्यादा होता है वहाँ का जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ वो सामान्य क्षेत्रों से अलग होता है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 344 भाग 1 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके लिए कि वो खुद से इस चीज़ों का व्यवस्था कर सके, उस पर नियंत्रण कर सके, इसके लिए वहाँ की विशेष व्यवस्था की गई है। झारखंड भी उन राज्यों में शामिल है जहाँ 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों घोषित किए गए हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड भी उन राज्यों में शामिल है जहां 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष शक्तियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था की गई है जो जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित विषयों पर सलाह देती है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना जो उनकी विशेष सामाजिक परिस्थितियों और हितों की रक्षा कर सके। तो 5वीं अनुसूची में झारखंड के कुछ क्षेत्रों को रखा गया। इसके साथ साथ आप जब छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे, असम को पढ़ेंगे, वहां पर आपको 5वीं अनुसूची के बारे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, 6वीं अनुसूची के बारे में इसको ध्यान में रखिएगा। सातों जो पॉइंट हम लोग देखते हुए है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त प्रशासन। जो जनजातीय क्षेत्र वहाँ पर स्वायत्त प्रशासन जो 6ठी अनुसूची में कहा गया है।
ये अनुच्छेद नहीं, अनुसूची का हम लोग बात करें, छठी अनुसूची के बारे में बात करें, ठीक है। अनुच्छेद अलग होता है और अनुसूची अलग। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में विशेष स्वायत्त प्रशासन की व्यवस्था करती है। इसके अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। इन परिषदों को स्थानीय प्रशासन, सामाजिक प्रथाओं, भूमि आदि से संबंधित कुछ विषयों पर अधिकार प्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान ने कुछ जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और अपनी परंपराओं के संरक्षण को विशेष महत्व दिया है। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों को रखा गया ताकि उनकी व्यवस्थाएं अच्छे से चल सके, उनका जो स्वशासन है, उनकी जो परंपरा है उसका संरक्षण हो सके, इसलिए उनके लोगों को उस जगह पर रखा गया, ठीक है। ये कहाँ पर, किसके आधार पर ये होता है, किसके अंतर्गत होता है, तो छठी अनुसूची के अंतर्गत ये सारे काम किए जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त प्रशासन को देखा जाता है। 8वां पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं वो है जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अनुदान किया जाता है, जैसे छात्रवृत्ति, ये सब कुछ, ठीक है। अनुच्छेद 275 भाग 1 में यह देखा जाता है। अनुच्छेद 275 भाग 1 के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं विकास के लिए विशेष अनुदान दे सकती है। जो स्कॉलरशिप का पैसा देखते हैं कि 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा, ये जो 60% पैसा आता है वो इसी के जरिए आता है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अनुदान का जो प्रावधान है अनुच्छेद 275 भाग 1 में, इसी के द्वारा ये आता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस आर्थिक सहायता का उपयोग जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है। इस प्रकार संविधान ने केवल अधिकारों की सुरक्षा की नहीं बल्कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया है। इसलिए जो केंद्र सरकार, अभी बात चल रहा था, चमरा लिंडा कह रहे थे कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि जो भी उन्होंने पैसा दिया है राज्य को, उनका लिखा जोखा उनको नहीं मिला, डाटा नहीं मिला कि कहाँ पर खर्च किया गया, कितना खर्च किया गया। तो इसी के बारे में बात करें, जब तक खर्चा का पूरा पैसा का हिसाब नहीं देगा तब तक दूसरा पैसा नहीं आएगा। 9वां पॉइंट यहाँ पर हम देखते हुए अनुसूचित जनजातियों की पहचान, अनुच्छेद 342 में। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की पहचान और सूची निर्धारित करने की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जनजातियों या फिर जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में के संबंध में जनजातियों या फिर जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। ये सब क्या है, तो अनुसूचित जनजाति हैं, इसके रूप में उसको बांट सकते हैं। इस सूची में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसका महत्व यह है कि अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त समुदायों को संविधान और कानूनों द्वारा उपलब्ध विशेष संरक्षण और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि इन क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र में घोषित कर दिया जाए, फिर वो संसद तय करेगी ये करना या फिर नहीं करना, बिल पास होगा या फिर नहीं होगा, ये सब बात बाद में होता है। 10वां पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, जो प्रावधान है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338A। अनुच्छेद 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। क्या किया गया है, अनुच्छेद 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई। इस आयोग का प्रमुख कार्य अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की निगरानी करना, उनके अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करना तथा उनके विकास के संबंध में सरकार को सुझाव देना। मतलब ये जो आयोग है ये इन सब कार्यों को मतलब इन सब कामों को करने का काम करेगा। जैसे जो भी अगर मान लीजिए कि सुरक्षा है या फिर जो भी उनके निगरानी, ये करने का काम करेगा। अगर जनजाति लोग उससे संबंधित शिकायत करते हैं तो उसका जांच करना, उनके विकास के संबंध में कार्य करना, सरकार को सुझाव देना उससे रिलेटेड, ये काम होता है अनुच्छेद 338A के तहत। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि जनजातियों के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान केवल कागजों तक सीमित ना रहे। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है अनुच्छेद 338A के अंतर्गत ये सुनिश्चित करने का काम करता है कि जितने भी प्रावधान किए गए संविधान में वो सिर्फ संविधान में ना रह जाए बल्कि जमीन पर भी काम हो, उसको देखने के लिए एक आयोग बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 11 नंबर, वो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में केंद्र की भूमिका। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में केंद्र की भूमिका अनुच्छेद 339 के अंतर्गत केंद्र को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित मामलों में विशेष भूमिका दी गई है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातीय कल्याण की स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और विकास पर उचित ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन में केंद्र की भूमिका होती है अनुच्छेद 339 के तहत। 12 नंबर पॉइंट है आपका कि जनजातीय कल्याण के लिए विशेष मंत्री बनाए गए हैं। जनजातीय कल्याण के लिए क्या है, तो विशेष मंत्री का व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 164 भाग 1 के अनुसार।
अनुच्छेद 164 भाग 1 में कुछ राज्यों के लिए जनजातीय कल्याण के लिए प्रभारी मंत्री की व्यवस्था की गई है। इसमें झारखंड भी शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के स्तर पर जनजातीय कल्याण को विशेष प्रशासनिक महत्व देना है, ताकि जनजातीय समुदायों से संबंधित योजनाओं और समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जा सके। जैसा कि हमारा कल्याण मंत्री है, ठीक है, हमारे कल्याण मंत्री हैं। इस तरह से जनजातीय कल्याण के लिए विशेष मंत्री को भी बनाया जाता है। 13 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हुए है पंचायतों में जनजातीय स्वशासन। जो आप ग्राम सभा देखते हैं उस चीज को यहाँ पर बनाया गया है। पैसा अधिनियम 1996, पैसा अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए संसद ने पंचायत मतलब अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 जिसे सामान्यतः पैसा अधिनियम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पैसा अधिनियम कहा जाता है। यह 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा को महत्वपूर्ण अधिकार देता है। जो 5वीं अनुसूची के बारे में आपको बताए थे, ठीक है, उन क्षेत्रों में ग्राम सभा को महत्वपूर्ण अधिकार देता है। मतलब जो ग्राम सभा उसको बहुत सारे क्या करता है, ताकत देता है, शक्ति देता है। इसके अंतर्गत ग्राम सभा को परंपराओं और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा, लघु वन उपज, भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने तथा स्थानीय योजनाओं और साधनों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। मतलब जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं वहां पर अगर ग्राम सभा का व्यवस्था किया गया तो अगर मान लीजिए कोई भी सरकारी अफसर वहां पर आकर के जमीन पर कब्जा करने लगता है या फिर ये कहता है कि ये सरकारी जमीन है, तो जो ग्राम सभा है उसको ये शक्ति प्राप्त है कि बिना उससे पूछे आप किसी भी तरह का बाउंड्री वहां पर नहीं लगा सकते हैं। खनिजों से संबंधित कुछ मामलों में भी ग्राम सभा या संबंधित पंचायत की सिफारिश को आवश्यक बनाया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ मामलों में ग्राम सभा या फिर संबंधित पंचायत की सिफारिश को आवश्यक बनाया गया है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इससे जनजातीय लोगों को अपने गांव और स्थानीय संसाधनों से संबंधित निर्णयों में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिलता है। जो भी क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत शामिल है उन क्षेत्रों में ग्राम सभा का व्यवस्था किया जाता है और वहाँ पर जो ग्रामपति होता है या फिर जो ग्राम सभा का मुखिया होता है, कह सकते हो उसके पास बहुत ज़्यादा अधिकार होता है, बहुत ज़्यादा शक्ति होता है कि वो अपने जगह के क्षेत्रों के समस्याओं को सुलझा सके, ठीक है, या फिर कोई भी गैर कानूनी हस्तक्षेप को रोक सके। तो इस तरह से कुछ प्रावधान किए गए जनजातियों के विकास के लिए हमारे भारतीय संविधान में। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लेंगे कि भारतीय संविधान ने जनजातीय समुदायों के विकास के लिए एक व्यापक और विशेष संवैधानिक ढांचा तैयार किया है। अनुच्छेद 15 भाग 4, अनुच्छेद 16 भाग 4, 46, 375 भाग 1, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 338 ए और 339 और 342 के साथ 5वीं एवं 6वीं अनुसूची जैसे प्रावधानों ने जनजातियों की शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास, जनजातीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक संरक्षण का आधार तैयार किया है। पैसा अधिनियम ने अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा और स्थानीय स्वशासन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राम सभा, जो पैसा अधिनियम है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।